हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस, जिसमें 25 मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करा चुका हूं। अब करेंगे 26 टू 100। आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सारे अप्रेंटिस के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में क्वेश्चन कीजिए, हिंदी में क्वेश्चन कीजिए। तो मैं बता देता हूँ, इसका पीडीएफ आपको हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पूरा हिंदी और इंग्लिश एक साथ होगा। तो अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। A body is left from an artificial satellite. The body will, यहाँ क्वेश्चन पूछा है, अगर बॉडी को आर्टिफिशियल सैटेलाइट से छोड़ दिया जाए तो बॉडी का क्या होगा। मूव अलोंग विथ सैटेलाइट विथ सेम वेलोसिटी इन सेम ऑर्बिट, पहला ऑप्शन। दूसरा, दिस अपीयर इनटू द एक्सोस्फेयर, तीसरा ऑप्शन। ड्रॉप टू द अर्थ सरफेस, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। मतलब जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है अगर क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी को सैटेलाइट से छोड़ दिया जाए तो वो उस बॉडी के साथ क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वो सैटेलाइट के साथ ही जाएगा उस सेम वेलोसिटी से। दूसरा बोल रहा है कि वो डिसअपीयर हो जाएगा, कहीं भी वहाँ खो जाएगा ब्रह्मांड में, एक्सोस्फेयर में, ठीक है। फिर तीसरा बोल रहा है कि वो अर्थ पे आके गिर जाएगा, और चौथा बोल रहा है कि नहीं, इसमें से कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर है ना, देखिए, जब सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो जो मूव करेगा ना उसी के साथ मूव करेगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए होगा, मूव अलोंग द सैटेलाइट विथ सेम वेलोसिटी इन सेम ऑर्बिट। जहाँ पे वो घूम रहा उसी का। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड अपने और चारों तरफ घुमाते रहते, जैसे मून घूमता है ना, उसी तरह से वो बॉडी को भी अपने चारों तरफ घुमाते रहेगी, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन को रिलेट द फॉलोइंग। मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड दूसरा नियम है वो किसके बारे में है और क्या बताता है। तो पहला फोर्स एंड वेलोसिटी बताता है, दूसरा फोर्स एंड एक्सेलरेशन बताता है, तीसरा फोर्स एंड मोशन, या फिर चौथा नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, तब मैं इसका आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। जिसको आंसर आता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सब जानते हैं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। यहीं से हमको सेकंड लॉ ही हमको बताता है क्या, F=ma। ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th का क्वेश्चन है, आराम से आपने कर लिया होगा। आगे कर चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज सीन इन। अब इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व। जड़त्व का जो ये होता है प्रॉपर्टी, मतलब समझते हैं प्रॉपर्टी। मेरा प्रॉपर्टी है क्या, पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी। तो इनर्शिया, जड़त्व का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या होगा, ऑप्शन है स्फेरिकल बॉडी, दूसरा है ऑल ऑफ द बॉडी, तीसरा है ऑल द बॉडीज़, और चौथा है इन द लिविंग बॉडीज़। मतलब जो इनर्शिया का ये है जड़त्व, तो जड़त्व जो है वो बताया जा रहा है कि वो किस में देखा जा सकता है। स्फेरिकल बॉडी होगा, मतलब गोलाकार बॉडी होगा तभी वो दिखेगा, कोई गोलाकार वस्तु में दिखेगा, या फिर सारे वस्तु में दिखेगा, या फिर सिर्फ लिविंग जो जीता जाता ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसमें दिखेगा। तो इसका आंसर होगा ना कि ऑल ऑफ द बॉडी, सारे बॉडीज़ में दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा ना, तो ये ऑप्शन सी भी ऑल ऑफ द बॉडीज़ है और ऑप्शन बी भी ऑल ऑफ द बॉडीज़ है। तो ये दोनों ही आंसर सही है, लेकिन यहाँ बुक में क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर तो है नहीं। ये सारे बॉडी में लगता है, इस ये देखता नहीं है कि वो किस शेप का है, किस आकार का है। जड़त्व का नियम उस पर लगता ही नहीं है। इनर्शिया की शेप पे मैटर करता है, वो हर एक बॉडी में लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आपको आसान लगा होगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। मैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।
According to the second law of motion, of Newton, that the applied force on a body is proportional to। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। जो हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एम है मास, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है, यानी द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, ये हम लोग को पता है ना। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, अनुपाती, अनुपाती बोलते हैं, ठीक है, किसके अनुपाती है। तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका है, ए का। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया ना। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, तो आंसर कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोग सब सही आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा। ये देखिए ये होगा द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। एफ इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बता दिया, एम ए, ये सेकंड लॉ तो यही बताता है ना, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। मास, ये हो गया मास यानी द्रव्यमान, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक है। सबको समझ में आया। मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, देख लो, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। थोड़ा लाइक कर देना, ये सारा मेहनत वसूल हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करूँ, लाइक भी मांगना पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द यूनिफॉर्म क्वांटिटी वुड बी। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, जब हम किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे, मतलब एक निश्चित फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका जो यूनिफॉर्म क्वांटिटी वुड बी, क्या मतलब अगर समान दर से लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, ये बताना है। देखिए पहला क्या है, पहला ऑप्शन इट्स मोमेंटम, दूसरा क्या है इट्स वेलोसिटी, तीसरा क्या है इट्स एक्सेलरेशन, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो हाँ, तो पहला जो है वो है क्या है, संवेग, दूसरा क्या है वेग, और तीसरा है त्वरण, और चौथा है इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स लगाना है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगाना है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाएगा ना। बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, देखिए अगर हम ऐसे बताएं तो ज़्यादा से जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए, अगर यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। अगर ये हम लोग यूनिफॉर्म लगा रहे हैं, मेरे को पता है एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू लगा रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, एफ कांस्टेंट हो गया, ये बदलने वाला नहीं है। एम पहले से ही कांस्टेंट है, तो क्या होगा, देन ये भी जो है ना वो यूनिफॉर्म रहेगा, एक्सेलरेशन भी जो है वो अपने आप यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर क्या होगा, त्वरण, यानी ऑप्शन सी होगा, इट्स एक्सेलरेशन। समझ में आया। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए ये कैसे पूछा गया, कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए ही था, ठीक है, लेकिन कैसे बोला गया कि फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, तब जाके क्या किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कौन सा क्वांटिटी यूनिफॉर्म रहेगा। तो मास तो कांस्टेंट है पहले से ही, एफ को यूनिफॉर्म किया तो ए भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करना है आज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया टू द बॉडी इज़ ड्यू टू। अब बताइए इनर्शिया यानी जड़त्व क्यों आता है, ठीक है, जड़त्व क्यों हमें दिखाई देता है, बताइए। ऑप्शंस हैं आपके, क्या क्या हैं, एक्सेलरेशन, मास, वेलोसिटी और टाइम। यहाँ पे पहला त्वरण, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा वेग, चौथा समय। बताइए जल्दी बताइए तो इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो उसका द्रव्यमान पे, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, व्हेन व्हेन मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आर सेम देन। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर सन क्या संवेग बोलते हैं, हाँ, संवेग, दो बॉडियों का संवेग बराबर है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी वुड बी मोर, जो जिसका जिसका भार कम है, ठीक है, उसका वेग ज़्यादा होगा, ऐसा बोल रहा है। बोथ हैव सेम वेलोसिटी, दोनों का वेग समान होगा। तीसरा बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी वुड बी लेस, जो
जिसका लाइट वेट है मतलब जो हल्का है उसका जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन? अगर दो बॉडी है, दोनों एक संवेग में है, ठीक है, दोनों का संवेग समान है, तो इसमें अंतर कहाँ आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले ऐसा कुछ भी क्वेश्चन देना तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है। क्या होता है? हाँ, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, दोनों का क्या बराबर है? दोनों का संवेग बराबर है, यानी इसका वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो अगर एक वैरी करेगा तो दूसरा भी वैरी करेगा ना। ये आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो देखिए, अगर इसका मास बढ़ा दें हम लोग, यानी इसको हम लोग 5 कर दें, तो ये अपने आप कितना होगा? अगर हम लोग मान लीजिए टोटल हम लोग का 30 था, ठीक है, टोटल 30 था हम लोग का, तो क्या होगा यहाँ? तो वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी को 6 होना होगा, तब जाके ये 30 होगा। अब इसका मास कम है, इसका मास कम है, ठीक है, इसका मास कितना कर दिया हम लोग? ये 5 था ना मास, 5 से कम कितना ही करें, तो इसका मास हम 1 kg कर दिए, तो इसको कितना होना होगा? वेलोसिटी को कितना होना होगा कि ये 30 के बराबर हो जाए? तो 30 होना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ, अगर बॉडी हल्का रहे, ये देखिए ये हल्का है, ये दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये हल्का है कि नहीं है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी भारी है तो उसका वेलोसिटी घट जाएगा। इसको और इसको कंपेयर कीजिए, कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, तो वही घट गया ये। तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए ऑप्शन में बोला क्या है, तो हम लोग रिलेशन कुछ पता चला इससे क्या होगा कि कौन बढ़ेगा तो कौन घटेगा। इसी में से कोई हम लोग का एक आंसर सही है, तो देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी इज़ मोर। तो जिसका वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा? जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। अ बॉडी ऑफ अ मास m विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v कोलाइड विथ अनदर बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v द अपोजिट डायरेक्ट in the opposite direction after the collision the velocity of the joint body would be। अच्छा, देखिए दो बॉडी है, ठीक है, एक एक बॉडी है जिसका मास m है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, तो m जा रहा है, m भी संवेग हो गया। ठीक है, एक दूसरा बॉडी है तो इसको m1v1 कर देते हैं, और दूसरा बॉडी है m2v2। समझ में आ गया? वेलोसिटी सेम द अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, तो एकदम सही है। आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा ये बताना है। ठीक है, तो जिसको जिसको पता है वो कमेंट में आंसर करे कि इसका आंसर क्या होगा। जिसको नहीं आता वो मेरे साथ देखते रहें कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये दोनों का मास जो है वो एकदम सेम है, m। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया दोनों, और जब ये दोनों बराबर है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक सेम होगा। तो जब दोनों सेम फोर्स का है, ठीक है, दोनों आपस में टकराएगा, जैसे दो बराबर आदमी को हम लोग लड़ाएंगे तो आप एंड रिजल्ट क्या आएगा? एंड रिजल्ट दोनों में से कौन हारेगा बताइए? तो कोई भी नहीं हारेगा, ऐसा होगा ना। तो बस यही, जब ये दोनों आपस में टकराएगा ना तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा 0। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये दोनों आपस में रुक जाएगा, क्योंकि दोनों सेम फोर्स से आ रहा, मतलब सेम मोमेंटम से आ रहा, तो मोमेंटम हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ साइकिल इज मूविंग ऑन द रोड, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द व्हील एक्ट। देखिए क्या बोल रहा है, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं रोड पे तो फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण लगता है अर्थ के द्वारा, ठीक है, टायर पे, चक्के पे। तो वो जो चक्के पे फोर्स लगता है वो किस तरफ लगता है ये बताना। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ऑन द व्हील इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑन बोथ ऑफ द व्हील इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑन द रियर व्हील इन द फ्रंट ऑफ डायरेक्शन, एंड द बैक व्हील इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है ऑन द रियर व्हील इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द बैक व्हील इन द
इन द क्या के बाद इसके बाद यहाँ कुछ मिसिंग है शायद, छोड़िए हटाइए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे होगा और क्या होगा। ऑप्शन अपने आप पता चल जाएगा दी, ठीक है। कोई ड्राइंग की बुराई नहीं करेगा, ठीक है। पहली बार बना रहा हूँ, मुझे तो आता भी नहीं ड्राइंग। ये हो गया साइकिल, अच्छा बन रहा ना? कमेंट करके बताना मेरी ड्राइंग कैसी है। ठीक है। सीट भी दे दूँ? ये लो सीट भी बन गया, चलो ठीक है। घंटी भी दे दिया, चलो चलो बढ़िया। जोड़ भी दिया। देखो, तो ये हो गया साइकिल। जब हम लोग साइकिल को रोड पे चलाएंगे तो साइकिल किस डायरेक्शन में जाएगा? साइकिल जाएगा इस डायरेक्शन में, कोई शक? तो अगर साइकिल जा रहा है तो अर्थ जो फोर्स लगाएगा उसको रोकने के लिए लगाएगा। फ्रिक्शन से क्या होता है, हमेशा रुकता है कि कोई भी चीज़। तो ये जो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा वो किधर, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो अर्थ क्या चाहेगा कि वो पीछे की तरफ जाए। ठीक है, बस यही बात ना, इससे ज़्यादा कुछ बात है क्या? नहीं ना। तो बस इसी को हम लोग देखेंगे कि ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ऑन द व्हील इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मिल गया, आसान था, थोड़ा भी हार्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35, अ बॉय वेट 40 kg इन स्टैंडिंग ऑन द एलिवेटर, हिज लेग वुड एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स वाइल द एलिवेटर। मतलब क्या बोल रहा, एक लड़का जो है वो एलिवेटर यानी लिफ्ट पे है, ठीक है, और उसका जो पैर से है ना वो फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स कब लग रहा है ये बताना है। तो देखो इसका ना आंसर हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इसका आंसर लॉजिक से बनाएंगे। कैसे लॉजिक देखेंगे? देखिए, जब हम लोग ना नीचे की तरफ जाते हैं तो हम लोग कैसा फील होता है, हमको लगता है कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है, ठीक है। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं और हम खड़े हैं किसी चीज़ पे तो लगता है कि हमको ठीक से पूरा बैलेंस बनाना होता है, पूरा सारा फोर्स जो बॉडी फोर्स है ना वो सारा पैर पे लगने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर लॉजिक से देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इज गोइंग डाउन, डाउन इज गोइंग डाउन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए जो डाउन जाएगा ना तब जाके हम लोग का ना कैसा फील होता है कि हम लोग का बॉडी हल्का हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी वही बोला, इज़ गोइंग डाउन। डाउन जब जाएगा तो हम लोग मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे क्या? नहीं ना। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, या तो अब तो हम लोग का ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो देखिए इज स्टैंडिंग मोशनलेस, मोशनलेस खड़े होंगे तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम लोग अप जाएंगे ना ऊपर की तरफ, तब हम लोग का सारा फोर्स कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा, हमारे पैर में। तो यहीं पे पूछा है, वुड मैक्सिमम एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स वाइल, कहाँ पे, लेग में। हम लोग को लेग में एक्सपीरियंस करना है कितना, मैक्सिमम फोर्स। हम लोग का सारा बॉडी का भार कहाँ आना चाहिए, लेग में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसने सही आंसर दिया वो वाकई बहुत तेज है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे पूछा जाता है एकदम लॉजिक लगा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36, मास m इज इनिशियली एट रेस्ट व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टू इट, द वेलोसिटी ड्यू टू इट्स डिस्प्लेसमेंट वुड बी प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए इसका आंसर होता है ये, ठीक है। याद कर लीजिए इसको, इसका डेरिवेशन से बहुत बड़ा जाएगा अभी बताऊंगा तो, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A vessel which contains some water is moving right with non-uniform acceleration. The level of water would be, देखिए क्या बोल रहा, अगर किसी वाटर वेसल है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है या फिर कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है, सम वाटर लिखा हुआ है, कुछ पानी भरा हुआ है, और उसको ना एक मूविंग राइट टू द
नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे ले गया। जैसे एक ट्रक है, ट्रक ठीक है, ट्रक पे पानी रखा हुआ है और उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ले जाया जाता है, तो पानी का लेवल कैसा होगा ये बताना है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में करके, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अप्रेंटिस में आ चुका है, इसको देखिएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When a water is changing into ice, solid ice, then देखिए क्या बोला है, जब पानी चेंज हो जाता है सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड मतलब आइस में चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, उसका डेंसिटी में फ़र्क क्या पड़ता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए सिर्फ पानी का केस ऐसा है ना जिसमें उसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो ना बढ़ जाता है, ठीक है, सॉरी घट जाता है। क्यों घट जाता है ये भी बता देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझने में आसानी होगा, ठीक है। और किसी के साथ ऐसा नहीं होता, सिर्फ जो होता है ना, देखिए लोहा है, उसको पिघलाएंगे तो फैलेगा तो उसका जो डेंसिटी है ना वो ना थोड़ा घट जाता है। लेकिन जब सॉलिड होता है ना, कोई भी मटेरियल होगा जब सॉलिड होगा तो उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल है, छोटा छोटा एटम है, अणु है, परमाणु है, वो सब सामने सामने आ जाता है, तो उसका डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन पानी का केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके बीच में ना हवा यानी वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब एयर मॉलिक्यूल्स घुस जाता है, जिसके कारण ना उसका डेंसिटी जो है डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्स इज एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, अरे इसका आंसर कौन नहीं जानता, फोर्स बोल रहा, फोर्स पर यूनिट एरिया F/A, ये किसका फार्मूला है, तो ये प्रेशर का फार्मूला है, सही है। आगे बढ़े, चलिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, आ फाइल फाइल क्रैकर इज थ्रोन into the air and it cracks its सेंटर ऑफ मास इट वुड बी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन है, ये 10th में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा और कैसे होगा ये भी मैं बताता हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है देखिए ऐसा है, एक फायर क्रैकर यानी पटाखा को लिया, ठीक है, और उसको हवा में फेंक दिया। कैसे फेंक दिया, ऐसे ही नॉर्मल। तो ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये इसको हवा में फेंक दिया। तो आप सब देखे होंगे हवा में फेंकता है तो कैसे जाता है, वो जाता है कैसे, ऐसा जाता है, देखा है ना आप लोग कैसा जाता है, ठीक है, वो इस तरह से जाता है, ठीक है, इस तरह से जाता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ रहेगा ये बताना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में जो लिखा है वो क्या लिखा है, मूव अलोंग एनी ऑफ द पैराबोला, और क्या लिखा है, मूव अलोंग द पैराबोला विथ विच सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्रैकर इज मूविंग बिफोर द एक्सेलरेशन। हाँ, तो देखिए जैसे इसको भेजा ना तो ये इसी के आसपास ऐसे घूम घूम के जाएगा, ठीक है, लेकिन पाथ ऐसा ही फॉलो करेगा, ठीक है। आप लोगों सब ने देखा होगा कि कैसे फॉलो करता है, ठीक है, समझ में आया। तो पहला तो वो पैराबोला के फॉर्म में जाएगा और उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना उसी के अराउंड रोटेट करते हुए जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास बिफोर इट्स क्रैकर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। मूव स्ट्रेट लाइन कभी देखें ऐसे फेंके हैं तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, नहीं, वो ऐसे ही जाता है, या फिर वो ऐसे भी फेंकेंगे ना तो वो ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। चलिए जब तक वो आपका फोर्स का इन्फ्लुएंस में रहेगा तब तक वो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन फिर बाद में ऐसा हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डजंट डिपेंड ऑन। तो बताइए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास पे तो करता ही है, सबसे पहले हमको पता है, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर रखा है कि मास पे तो करता ही है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, एकदम सही बात है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी की बात ही नहीं होती, तो यही होगा आंसर, समझ में आया। इसमें भी मास की बात कर दी, रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस,
ये एक्सिस पे रोटेट करे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे हो जाएगा, मतलब ये भी मास पे डिपेंडेंट है। तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, स्ट्रेच स्प्रिंग डज पोसेस, मतलब जो एक तो ये देखें स्प्रिंग, उसको ऐसे हम टान के रखेंगे, ये ऐसा स्प्रिंग है, इसको हम दोनों तरफ से टान दिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन है देखते हैं, चलिए आते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नो एनर्जी एट ऑल, अब बताइए उसको टानेंगे तो एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा मैकेनिकल, हाँ देखिए मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। ठीक है, जब हम लोग दोनों तरफ टानेंगे तो हम लोग क्या लगेगा? मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। और पोटेंशियल मतलब होता है कि स्टोर किया हुआ एनर्जी, उसमें जो हम लोग का ऊर्जा है वो स्टोर हो गया, जैसे ही छोड़ेंगे ना वो ऐसे ही फेंक आएगा। समझ में आ गया? यहाँ नहीं पहला में क्या लिखा है देखे नहीं, नो एनर्जी एट ऑल, कोई एनर्जी नहीं लगेगा। कैसे एनर्जी नहीं लगेगा? जब टानेंगे तो एनर्जी तो लगेगा ही ना, यही तो बात है। और इसमें वो एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जैसे हम टाने ना इधर से तो वो एनर्जी इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग तो सभी ने देखा है। आगे कल बहुत लोग बोल रहे थे कि वॉट वाला गलत है, सारा सही है आंसर। आप लोग देखिए उसमें वॉट आवर लिखा हुआ है और उसको करना कन्वर्ट किस में करना है? जूल पर सेकंड में। ठीक है, जूल पर सेकंड यूनिट होता है पावर का। तो सारा आंसर सही है, कोई शक नहीं करेगा। कोई भी ऑप्शन ऐसे वैसे नहीं बताएगा, सारे का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। जिनको डाउट लगता है वो है वही आंसर करें, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, हमें ना बोले। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सब का कलेक्टिव क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं आपके अप्रेंटिस एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वाट जो है यूनिट किसका है? तो ये अब तो पावर का है, सभी जानते हैं पावर का यूनिट क्या होता है, वाट में नापते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ नॉट ट्रू, देखिए क्या पूछ दिया, देखिए आता हुआ गलत हो जाएगा अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा कि इनमें से कौन सा फार्मूला गलत है, मतलब सही नहीं है, ट्रू नहीं है, बताइए। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। ठीक है, पावर इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क ये नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है, पावर इज वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? अगर इसका आंसर पूछेगा तो क्या वो होगा बताइए? तो यहाँ पे नॉट बोल दिया ना, तो इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, बाकी सब सारा फार्मूला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट एंड हैवी बॉडी इज सेम, अब देखिए क्या बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी बोला है, मतलब गतिज ऊर्जा ऑफ अ लाइट एंड हैवी बॉडी इज सेम। एक तो हैवी बॉडी मतलब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में बता क्या रहा है। ऑप्शन में किसके लिए बोल रहा है? मूवमेंट के लिए बोल रहा है, मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम में क्या होता है हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, सबसे पहले यही लिख दो अगर मोमेंटम की बात हो रही है तो। और क्या बोल रहा है? लाइट एनर्जी ऑफ लाइट एंड हैवी बॉडी की बात कर रहा है, मतलब एक ठो हल्का है एक ठो भारी है। तो एक ठो हल्का है, ये भारी हो गया, ये हल्का हो गया। जो हल्का है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जो भारी है वो उसका वेलोसिटी कम होगा, यही बात हमको पता है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे कोई एग्ज़ाम, अब हम लोग चलते हैं इसका ऑप्शन में, ऑप्शंस में क्या लिखा है। ठीक है, वहाँ से हम लोग को फिर ये कंक्लूड करेंगे। देखिए मूवमेंट ऑफ बोथ हैव अ इक्वल मूवमेंट, तो ये इक्वल मूवमेंट तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक लाइट है एक हैवी बॉडी है। मूवमेंट ऑफ अ हैवी बॉडी इज़ मोर, देखिए मूवमेंट हैवी बॉडी का ज़्यादा होगा, ये बात बोल रहा है। मूवमेंट ऑफ अ हैवी बॉडी इज़ लेस, हैवी बॉडी का मूवमेंट कैसे लेस हो सकता है? क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम है ना, दोनों का भी सेम है। फिर से मैं इक्वेशन लिख के बता दूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे m1v1 लिखा है इक्वल टू m2v2, यहाँ का दोनों ये वाला वेलोसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो यहाँ पे मास दोनों का वेलोसिटी सेम है,
तो मास जो है, मास ऑफ जो बोला है हैवियर जो बॉडी होगा उसी का ना बराबर ज़्यादा होगा। जो लाइट बॉडी होगा तो उसका तो कम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है ना। तो अब मास पे डिपेंड करेगा, m1 इज इक्वल टू m2, तो जो बड़ा वही बड़ा। तो यहाँ से हम लोग इसका कर देंगे, जो होगा वही होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग हैज़ अ मोमेंटम p एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। तो इसका आंसर करिए आप लोग, ऑप्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है ना, p इज इक्वल टू क्या होता है, m भी होता है। तो हम लोग यहाँ v का रिलेशन निकालेंगे। v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका p बाई m होगा। बस यही याद रखना है, v इज इक्वल टू p बाई m। देखिए फिर कैसे मैं निकाल देता हूँ बहुत आसानी से। ठीक है, v इज इक्वल टू p बाई m है ना। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। अब भी स्क्वायर क्या है था, p बाई एम था। तो यहाँ पे हाफ m इंटू पी बाई एम का होल स्क्वायर, यानी p स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से m कट गया तो क्या बचा, जो बचा वही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में जाके देखिए, वही खोजिए। तो यहाँ पे निकल गया p स्क्वायर बाई 2m। ये कहीं पे है, जो यहाँ ये जहाँ पे है वही आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं कौन सा है इसमें से। तो ये देखिए, ये पहला वाला जो है यही है, यही है ऑप्शन हम लोग का, दिख रहा, यही था, आया था ना हम लोग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था, बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इक्वेशन तो बच्चा बच्चा जान गया है, इतना ज़्यादा ये फेमस हो चुका है, बहुत सारे कॉपी किताब में ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, रील्स बनते रहते हैं इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन इट ऑब्टेन्ड वेलोसिटी v, वैल्यू ऑफ पावर वुड बी। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम किसी बॉडी पे, किसी वस्तु पे F फोर्स लगाएं और वेलोसिटी v हो तो पावर कितना होगा। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। तो और हमको दिया है फोर्स, तो फोर्स का होता है न्यूटन इनटू, अगर वेलोसिटी कर दे तो मीटर पर सेकंड होगा। तो अगर हम पावर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, F इंटू भी करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत, F इंटू भी करेंगे तो हम लोग को पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में लिखा है F इंटू भी, जो कि हम लोग को देगा पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बॉम्ब एट रेस्ट सडनली एक्सप्लोड इनटू टू, देन एक बॉम्ब है वो सडनली मतलब तुरंत फट गया दो भाग में, तो क्या होगा, बोथ ऑफ द पीस मूविंग विद द इन द सेम डायरेक्शन, द इनिशियल मोमेंटम इज नॉट जीरो, both of the piece it move in the opposite direction, the final momentum is not equal to ज़ीरो। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर होगा क्या। तो देखिए जब जो बॉम्ब था वो तो पहले एकदम रुका हुआ था। ठीक है, अचानक से वो उसमें एक्सप्लोड हुआ, तो एक्सप्लोड हुआ, फट गया, तो क्या होगा, वो क्रिया की प्रतिक्रिया देगा, मतलब समझे, वो फटेगा तो दो भाग में, तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा एकदम फट के, तभी ऐसे ही ना होता है, जब वो दो भाग में फटा तो एक दूसरे के से दूर जाना चाहेगा। थर्ड लॉ ऑफ लगेगा यहाँ पे मोशन का। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें लिखा होगा कि अपोजिट, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 1 हॉर्स पावर इक्विवेलेंट टू। ये क्वेश्चन मैं कितने बार करा चुका हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है आप ही जान सकते हो। देखो, ठीक है, 746 वाट, ये आप लोगों को भी पता होगा और ये क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी मैंने कराया था, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी बताइए, कोई बता सकता है यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी को किस में मेज़र करते हैं पहले बताइए तो। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर बताने वाला तेज होगा पक्का। देखिए इसका आंसर क्या होगा। एनर्जी जो है उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट जूल होता है, ठीक है। यहाँ कहीं ऑप्शन में जूल दिख रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ जूल नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो जिसमें जूल नहीं है उसको काट दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, किलोवाट आवर। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट का मतलब क्या होता है पहले ये देख लें हम लोग, ठीक है। और फिर आवर का मतलब निकालेंगे क्या होता है। तो देखिए किलोवाट मतलब पहले उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। किलो का मतलब सिर्फ यही होता है, और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, ठीक है, यही होता है। और इसको हम लोग किलोवाट आवर था तो ये भी आवर हो जाएगा, और इनटू आवर था। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है, रुकिए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए किलोवाट लिखा है तो के डब्ल्यू लिख दिया, किलोवाट आवर लिखा है इनटू आवर, ठीक है। और किलोवाट का मतलब ही होता है, क्या होता है किलोवाट का मतलब? जूल पर आवर इनटू आवर। तो ये आवर आवर कट गया तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ जूल बचा। तो एनर्जी का यूनिट कौन सा है इसमें से बताइए तो। एनर्जी का यूनिट कौन सा है? तो ये वाला यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। यूनिट को यूनिट से काटिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इफ़ अ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डबल देन द काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन तो कितना ही बार आ चुका है, ये कहाँ कहाँ नहीं आया है ये क्वेश्चन। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, सबसे पहले लिख दीजिए। अगर पूछा मास एंड वेलोसिटी दोनों डबल कर दिया जाए, मास को भी डबल कर दिया जाए तो फार्मूला हाफ, मास को डबल किए तो 2m हो गया, वेलोसिटी को डबल किए तो ये क्योंकि स्क्वायर था तो ये 4 हो जाएगा, समझ में आया। अगर इसको डबल किए तो 2b होगा ना, 2b, और 2b का स्क्वायर कितना होता है? 4b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कितना? 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 8 गुना हो जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स 8 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे कि कितना गुना हुआ, ठीक है। जैसे कि हाफ एम भी स्क्वायर तो पहले ही था ना, उसके बाद हम लोग इसमें 2m इंटू भी इंटू 4 भी किए, तो ये वाला तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो निकाल ही दो। कितना गुना हुआ ये निकालना है। तो पहले इतना था, अब कितना इसमें और गुना कर दिया गया, इसमें और कितना 8 गुना हो कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर लोग कमेंट करेंगे कि ये गलत है, गलत है। देख लीजिएगा, ये लोग क्वेश्चन समझते नहीं हैं, पहले ही कमेंट कर देते गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूली वही जो हाँ लगेज ढोता है, मतलब सामान ढोता है, ठीक है। हैविंग अ लगेज ऑन हिज हेड, सामान ढो रहा अपने सर पे। मूविंग एट अ प्लेन सरफेस, एकदम सपाट समतल प्लेन पे चल रहा है प्लेटफॉर्म पे। अगेंस्ट इट्स ग्रेविटी, ग्रेविटी उस पर काम कर रही है, ठीक है। तो ही ही इज़ डन निगेटिव वर्क, तो क्या बोल रहा है? वो निगेटिव वर्क कर रहा है, मिनिमम वर्क कर रहा है, कि या फिर कोई काम ही नहीं कर रहा, या फिर सबसे ज़्यादा काम कर रहा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो वो ना कुछ काम ही नहीं कर रहा। अरे ऐसा कैसे? वो तो इतना भारी सामान लेके जा रहा है लेकिन कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो देखिए क्या होता है, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है ना, विस्थापन। फोर्स इनटू विस्थापन यही होता है फॉर्मूला। किसका होता है? कार्य का, ठीक है, कार्य का यानी वर्क का होता है, वर्क डन का। तो वो कूली है अपने सर पे रखा हुआ है, तो सामान और कूली का कोई विस्थापन हो रहा, क्या आपस में गैप बन रहा? वो तो अपने सर पे ही लेके जा रहा है, तो विस्थापन कितना हो जा रहा है? ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जा रहा। तो क्या ये कोई कार्य कर रहा है? ये कोई कार्य नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह से, इस लॉजिक से वो कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी ही इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिस थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है 1 सेकेंड के लिए तो ये क्या हो जाएगा, I/T। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, तो Q का फार्मूला होता है। तो Q इज इक्वल टू आई Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT। समझे, यहाँ पे बाई की तो बात नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो यहाँ पे ये Q जो है वो क्या है, कुलाम्ब। कुलाम्ब इसका यूनिट होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, कुलाम्ब। ठीक है, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the gravitational potential energy between the 2 points at infinite distance is supposed to be 0, then the same for a galaxy would be। क्या मतलब इसका, तो इसमें बोल रहा है कि अगर कोई दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को आपस में खींच रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, इतना कि सपोज़ कर लीजिए वो जीरो है। ठीक है, इनफाइनाइटली डिस्टेंस इज सपोज टू बी जीरो, कि उन दोनों के बीच का सपोज का जीरो है, तो क्या होगा पता है, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा नॉन निगेटिव फोर्स लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। if the zero value of gravitational potential energy would be infinitely infinitely, then the total energy of the satellite would be। तो क्या बोल रहा है कि अगर जीरो वैल्यू है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी कितना होगा सैटेलाइट का, यही बताना है ना। तो हाँ ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नहीं ये नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, काइनेटिक, यहाँ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अगर जीरो वैल्यू है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है ना वही मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये 11th का है। ठीक है, अगर समझना है तो पूरा 11th पढ़ना होगा थोड़ा। टोटल पोटेंशियल ऐसे समझा सकते हैं कि एक तो सामान रखा है ऊपर में। ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको जैसे ही गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कुड जंप 3 मीटर ऑन द अर्थ, what is the height he could attain on the moon where the g is 1/6 of that of the earth। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी है 3 मीटर यहाँ धरती पे अर्थ पे कूदता है, तो वो मून पे कितना कूदेगा, क्योंकि वहाँ का जो ग्रेविटी है वो 1/6 है, मतलब यहाँ से छठा पार्ट है, यहाँ का छठवां हिस्सा है। तो सीधा सीधा यहाँ अगर यहाँ वो अर्थ पे 3 मीटर कूद पाता है, तो वहाँ पे 6 से गुना कर देंगे, यानी वो 18 मीटर कूद पाएगा। समझ में आया, ये तो देखते साथ ही हो जाएगा, देखेंगे और मारेंगे आगे आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ वुड बी। तो जो जी का वैल्यू होता है वो अर्थ पे वो क्या होता है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली द एट द इक्वेटर अर्थ विच एट द पोल। अच्छा, तो ये देखिए पोल और इक्वेटर की बात कर रहा है ना, तो हम सबको पता है कि पोल पे कितना होता है और इक्वेटर पे कितना होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा पोल पे होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, इक्वेटर पे। ठीक है, तो वो देखिए मोर कहाँ पे बोला, मोर एट पोल। हाँ, मोर एट पोल, पोल पे सबसे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। ठीक है, इक्वेटर के कंपेयर पे पोल पे सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, masses of two bodies are m1 and m2 and distance is d between them, the value of attractive force between them would be। अच्छा, तो ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, तो इसका क्या होता है बताइए। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पहला, ये तो सारे लोगों ने पढ़ा होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द एम के एस सिस्टम पढ़ना है 11th में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। ऑफ वैल्यू ऑफ जी
मतलब जी को अगर हम तोड़ेंगे किस में, मास में, केजी में और सेकंड में, ठीक है, एम के एस ये होता है ना, मास, किलो और सेकंड, ठीक है। इसमें अगर तोड़ेंगे तो वो किस यूनिट में आएगा और कितना आएगा। अच्छा यहाँ तो सिर्फ वैल्यू पूछा है ना, तो ये तो आसान हो गया सबके लिए, 6.65 ये तो सबको पता है ना, यही होगा ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून डजेंट हैव एटमॉस्फेयर। मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं, जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं, हम लोग सांस ले पा रहे हैं, मून के पास नहीं है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि वहाँ का जो एस्केप वेलोसिटी है ना गैस का, वो कम है किसके कंपेयर में, आरएमएस वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू से उसका कम है। आरएमएस वैल्यू से ज़्यादा अगर रहेगा ना, जैसे अर्थ का आरएमएस वैल्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, लेकिन मून में ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या होगा, तो यहाँ पे हाँ ये वाला, ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज़ लेस देन द आरएमएस वेलोसिटी, ये तो मैंने बता ही दिया। चलिए ठीक है, एकदम एग्जैक्टली वही पूछ दिया। चलिए ठीक है, आगे। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एस्केप वेलोसिटी जो है बॉडी का, यहाँ से अगर हमको बाहर जाना है अर्थ के बाहर, तो वो किस पे डिपेंड करता है ये बताना है, ठीक है। तो आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा ना ऑप्शन, हाइट ऑफ द लोकेशन, हाँ हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम बीइंग प्रोजेक्टेड, वो कहाँ से उसको छोड़ा जा रहा है यही डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर द वेयर इम्पॉर्टेंट मेटल्स आर फाउंड, कहाँ पे अर्थ में सबसे ज़्यादा मेटल्स फाउंड किया जाता है ये बताइए। मेटल कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे हम खुदाई करके मेटल्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, साइंस का भी थोड़ा सा पार्ट है, तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है। साइड्रोफिल बोलते हैं इसको, साइड्रोफिल, ठीक है, साइड्रोफिल। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है ज़्यादा, जो जो नहीं आ रहा एक दो तो रट लीजिए, बाकी सब तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। अगर उसके पीछे भागेंगे तो फिर पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अ पीस ऑफ आइस इज़ फ्लोटिंग इन द बीकर फुल ऑफ लिक्विड हुज स्पेसिफिक डेंसिटी इज़ 1.2, व्हेन आइस इज़ मेल्टेड कम्प्लीटली द लेवल ऑफ लिक्विड ऑन द ब्रेकर, हाँ ठीक है। तो इसका क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो पहले समझना जरूरी है, आंसर तो तुरंत आ जाएगा। देखिए स्पेसिफिक डेंसिटी यही है, यहाँ इसमें खेला, यही है खेला, अगर ये समझ गए तो सब समझ जाएंगे। देखिए स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है कि वाटर का कंपेयर किए, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg, लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है 1.2, मतलब ये जो पानी है उसका डेंसिटी है 1200, ठीक है। तो अगर 1200 इसका डेंसिटी है, तो ये पहले बीकर में पानी था, उसमें फिर डाला गया 1200 डेंसिटी का। अगर ये 1000 का रहता ना तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन ये 1200 हो गया ना, तो इसके लिए ये अब इंक्रीज़ कर जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार समझा दूंगा। देखिए ये जो स्पेसिफिक डेंसिटी है ना, ये अगर आपका 1 रहता ना तो ये हो जाता 1000/1000, ठीक है, तब इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन अभी क्या हो गया है 1200/1000, तो ये सम कुछ ज़्यादा वैल्यू है, जो ज़्यादा वैल्यू, जितना ज़्यादा वैल्यू है ना उसी के कारण ये इंक्रीज़ कर जाएगा। बस इतना ही बात याद ध्यान में रखिए और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सडन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सोर्स, मतलब जो अचानक से तापमान में प्रेशर गिर जाता है, वो क्या दर्शाता है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कोल्ड वेव, जब ठंडी हवाएं चलती हैं इसका कारण ये है, ठीक है। टाइफून मतलब जो होता है कि ये आप देखें जो हवा ऐसे गोल गोल घूमने लगता है अचानक से, ठीक है। तीसरा है रेन और चौथा है क्लियर स्काई। तो देखिए ये क्लियर स्काई तो कोई मतलब नहीं रखता, रेन भी इसका कोई मतलब नहीं रखता, कोल्ड वेव भी ऐसा कुछ सुने नहीं है। लेकिन जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुरंत गिर जाएगा ना, उसको भरने के लिए चारों तरफ से हवा आने लगती है, उसी को बोलते हैं हम लोग टाइफून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए
एक शिप है वो फ्लोट कर रहा है ओशियन में, उसका रीज़न क्या है ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्लिप फ्लोट इन ओशियन बिकॉज, क्यों कर पा रहा है यही बताना है बस। ये आसान सा क्वेश्चन कर दो बस। इसका ऑप्शन है एवरी मैटर डेफिनेटली फ्लोट, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ तैरता ही तैरता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। काटी क्या तैरता है बताइए, तो काटी नहीं तैरता, काटी तो तुरंत डूब जाता है। वेट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर, ये तो कुछ सही बुरा लग रहा। वेट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर, शिप इज़ लेस देन, नहीं लेस नहीं मोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड बी, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो किसी को पता है तो आंसर कमेंट करके बताओ, नहीं तो ये तो याद रखने वाला चीज़ है, 10⁵ पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द कोर यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर इज स्ट्रेटिफाइड सो डैट, हाँ तो जो ट्रांसफार्मर का कोर यूज़ करते हैं वो एकदम सीधा होता है, ऐसा क्यों होता है ये बताना है, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। द रेसिडुअल मैग्नेटिज ऑफ द कोर में इंक्रीज, मैग्नीट्यूड magnetic field may increase, the loss of induced current in the core may decrease, and the core of magnetic flux of core may increase। तो ये ट्रांसफार्मर पढ़ना पड़ेगा तो इसका आंसर अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। जो जो कोर बनाया जाता है उसका स्ट्रेटिफाइड बनाया जाता है, ऐसा क्यों बनाया जाता है उसका रीज़न है, तो इसका रीज़न होगा जो लॉसेस है ना, लॉसेस उसको कम किया जा सके, उसको जैसे ट्रांसफार्मर में करंट जा रहा तो आप थोड़ी चाहेंगे कि उसको बर्बाद हो कर दें, तो वो लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग स्ट्रेटिफाइड बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डिवाइस विच चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो देखिए पहले हम उसमें करंट देंगे ताकि वो चेंज हो जाए किसी मैकेनिकल एनर्जी में, तो ऐसा कौन सा इसमें है डिवाइस, तो ये देखिए डायनामो, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, गैल्वेनोमीटर। आप सबके बारे में नहीं जानते तो आप सबसे पहले सब किस जिसको जानते हैं उसको चेक कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं, इसको चेक करेंगे, या तो ये सही होगा या तो गलत होगा। तो हम इलेक्ट्रिक मोटर को चेक करते हैं। मोटर में हम लोग क्या करते हैं, करंट देते हैं और क्या पंखा उसका जो भी लगाते हैं वो घूमने लगता है। तो हम क्या दिए उसको, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए और वो चेंज किस में हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। आंसर मिल गया। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं कि ये क्या होगा ये क्या होगा, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। बाकी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा इसके बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने वाला हूँ, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग फिगर विच इवेंट हैज़ विच इवेंट ऑफ लाइट हैज़ बीन सोन, मतलब इसमें ये फिगर देखना है सबसे पहले कि इसमें क्या हो क्या रहा है ये बताना है, ठीक है। तो अगर ये पहला ऑप्शन क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में होता है ये ऐसे जाएगा, फिर एक ही लाइट ऐसे आएगा और फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे जाएगा और इधर ही चल जाएगा, मीडियम चेंज नहीं होगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, हाँ बिल्कुल, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक लाइट जाता है और वो स्प्लिट हो जाता है बहुत सारी लाइट में, जो जिस जिस कंपोनेंट से वो बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस और फ्रिंजेस आप लोग पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि दो सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट एक जगह पे कोइंसाइड हो जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो पूरा डार्क हो जाता है, फिर दूसरा पॉइंट पूरा ब्राइट हो जाता है, मैक्सिमम ब्राइट, फिर दूसरा मैक्सिमम डार्क, ऐसे करके पैटर्न बनता है,
ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका जो आंसर होगा वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। तो इसमें बताना है कि अरेंज करना है ऑर्डर में सीक्वेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ही दिख रहा है कि कौन सा सीक्वेंस है, ये देखिए दिखा। तो इससे हम लोग ऑर्डर करेंगे और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। अभी भी बहुत लोग गलत करेंगे, लेकिन मैं आपका आंसर जो जो इसका आंसर करेगा मैं उसमें कमेंट लाइक करूँगा पक्का। इसका आंसर ऐसे लिखेगा 73 का और आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा। देखिए ये नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो BIGYRO, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74, ठीक है। द ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच ऑफ द 3 रेक्टेंगुलर। तो इसमें क्या बोल रहा है, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो ये देखिए ऐसे करके 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है और दो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। 2 ट्रायंगुलर फेसेस है। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा किस में होगा ये बताना है, ठीक है। तो मिरर तो प्लेन होता है, ग्लास भी प्लेन होता है और कन्वेक्स लेंस तो कर्व होता है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका प्रिज्म, ठीक है। समझ में आया इसका आंसर। ये तो बहुत ईजी था, इसका फिगर ही बनाने का ज़रूरत नहीं था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आते हैं उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स द इलेक्ट्रिक करंट। जब फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इसका आंसर जो है वो आप सीधा रट लीजिए, क्योंकि ये आपका पढ़ाई नहीं हुआ और आपको उतना पढ़ना भी नहीं है अभी, ठीक है। इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। फोटोन्स के बारे में भी आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला आप रट लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं। और जिनको हिंदी में वीडियो चाहिए, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो हिंदी में भी आएगी। ये जो टोटल 100 क्वेश्चन का सेशन था ये तो हो जाएगा पूरा इंग्लिश में ही, लेकिन इसके बाद जो सेशन आएगा वो पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में आएगा और मैं दोनों को समझाऊंगा। और आज जो क्वेश्चन हुए हैं उसमें पूरे बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो हैं, और ऐसा है जो एकदम आने वाले हैं वही क्वेश्चन को मैं इसमें डाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आपके पसंद को मैं लाइक से जज करता हूँ। अगर आप इस पर ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस और बनाऊँगा। और आपका अपने ओपिनियन कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ और उस पर रिएक्ट भी करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय।